नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी को। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप सब जानते हैं कि आज हमारी है संडे स्पेशल क्लास। और यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ चेंजमेंट किया है और वो चेंजमेंट आप सबके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। ये चेंजमेंट है बीडीओ का, यूपीएसआई का और पुलिस का टारगेट बैच लेकर मैं आप सबके सामने आया हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हो कि जो क्लास हमारी होगी बीडीओ के एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें आप सबको पता है कि मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने एक दिन क्लास में आप सबको बताया था कि बीडीओ का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है और बीडीओ का एग्जाम बहुत जल्द आपका जो है 2 से 3 मंथ के अंदर नवंबर और दिसंबर के आसपास पॉसिबिलिटी बन रही है। क्योंकि अक्टूबर में पीटी का, पहले अक्टूबर की पॉसिबिलिटी बताई जा रही थी, लेकिन अक्टूबर में पेट का एग्जाम होने के कारण शायद यूपी ट्रिपल एससी इतना लोड ना उठा पाए इतनी बड़ी वैकेंसी को कराने के लिए। तो अक्टूबर के बाद नवंबर या दिसंबर के आसपास ये मान के चलिए कि आपका जो बीडीओ का एग्जाम है वो होने वाला है। दूसरी बात, जो यूपीएसआई की नई वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, यूपीएसआई का उससे प्रैक्टिस करेंगे। और साथ साथ जो पुलिस का आपका वैकेंसी है उसके लिए भी। तो आपको मैंने 3 चीजों को टारगेट बनाया है और उसी लेवल के आधार पर प्रश्नों को किया। बहुत ही शानदार प्रश्न होंगे, तो जल्दी से जितने बच्चे हैं सभी लोग जुड़ जाइए। और आप जितने लोग हैं बेटा सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो आइए जल्दी से इस क्लास सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जितने लोग हैं सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि आज के जो ऐसे क्वेश्चन है कि आपके जो क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो जल्दी सभी लोग तैयार हो जाइए। और जितने लोग हैं सभी लोग आज एक बार वीडियो को बेटा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास को जो है अटेंड कर पाए। तो जल्दी चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो यहां पर आपको पता है कि जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर बता दूं कि जो हमारे क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चन आप सबके जो है किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। तो बहुत ही शानदार प्रश्न होंगे और आपको अपने लेवल का पता चलेगा कि हमें और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से तैयार हो जाओ और चलते हैं हम लोग जो है आगे सेशन की ओर। तो सेशन से पहले आप सबको पता है कि आवर कोर्सेज जो हमारे स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, एक आपका पीटी का जो एग्जाम आने वाला है, दूसरा आपका सुपर टेट का एग्जाम, और तीसरा आपकी हिंदी की इंडिविजुअल क्लास, और सबसे लास्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा पैकेज बैच स्टार्ट हो चुका है। और इन बैचों के साथ अभी इस समय जरूरत आपको पेट की जरूरत है। पेट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को, अगर आपकी तैयारी कमजोर है या बेहतर नहीं है तो आप इसको जोड़कर जो है अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। सुपर टेट की भी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन बैच स्टार्ट है। और अगर आप पहले से एक्टिव हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता कि अगर आप पहले से एक्टिव हैं। दूसरा, हिंदी की इंडिविजुअल क्लास जो नितिन सर के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। और तीसरी, आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो बैच है वो मात्र 1599 रुपए में अवेलेबल है। आइए चलते हैं अगले सेशन में। तो अगले सेशन से पहले पहुंचने से पहले हम सब देख लें कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है उसकी जो बुक आपकी है, अगर इस बुक को आप जो है लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पूरी विधिवत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। या तो फिर आप स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर बुक सेक्शन में जाकर अपनी इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको कॉम्बो ऑफर बैच के साथ एक प्रैक्टिस सेट भी इसके साथ दिया जा रहा है। संपूर्ण अध्ययन सामग्री के साथ साथ आपका प्रैक्टिस बैच मात्र दोनों किताबें 380 रुपए में आपको जो है फ्री होम डिलीवरी के साथ घर में पहुंचा दी जाएंगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आया हूं, तो प्रश्नों को बोलते चलिए और बताते चलिए कि पहले का आंसर क्या होगा। चलिए शुरू करिए दोस्तों। बोलिएगा क्या आंसर आएगा इसका सभी लोग। तो आप सब यहां पर देख पा रहे होंगे कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जिस प्रकार दाब का मात्रक पास्कल होता है उसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 7 एसआई मात्रक होते हैं, उसी से एक प्रश्न पूछ रहा है। अगर इनके मात्रक आपको पता है तो प्रश्न को आसानी से रिलेट कर पाएंगे। दाब का मात्रक होता है पास्कल, जानते हैं कि नहीं। उसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर नहीं होता, एम्पियर होता है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आपका आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर पहले का जो आपका आंसर आएगा एम्पियर आएगा। क्या आएगा, एम्पियर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात आप सब तक पहुंच पा रही होगी। तो पहले का ये आंसर होगा चौथा, एम्पियर आएगा। ठीक है, तो आप सबको पता है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। जिस प्रकार दाब का मात्रक पास्कल होता है उसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ज्यादातर बच्चों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आया है, पढ़िए और बताइए क्या पूछ रहा है। कह रहा है वह विकल्प चुने जिसका तीसरे शब्द के साथ ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरे शब्द के साथ पहले का संबंध है। इनका जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको बताना है। बोलिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा जल्दी से।
सेकेंड क्वेश्चन बोलिए जल्दी से, क्या आएगा? अरे भाई कॉमन चीज है, कॉमन चीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि रसोई का प्रशीतक के संबंध है। रसोई, रसोई का मतलब तो जानते हैं, रसोई का मतलब प्रशीतक से संबंध बता रहा। प्रशीतक को इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। अभी समझ आया क्या है? रसोई में रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है, फ्रिज का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार स्नान घर में किसका प्रयोग करते हैं? अगर आप स्नान जाते हो तो टेलीविजन का। अरे भाई नहाने जाएगा आदमी, टेलीविजन का क्या करेगा? दूसरा उष्ण जल स्रोत गीजर, कह रहा माइक्रो ओवन, सिलाई मशीन। अच्छा अब देखो सिलाई मशीन दे रहा है, अगर कोई आदमी नहा रहा है तो उसको सिलाई मशीन की क्या आवश्यकता है? तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहला और चौथा तो हो ही नहीं सकता। अब उष्ण जल स्रोत और माइक्रोवेव ओवन बचा। अब एक बात बताओ भैया, माइक्रोवेव ओवन की क्या आवश्यकता है? नहाने में कोई गाना सुनेगा? कोई नहीं सुनता, तो ये भी हटा दो। बता क्या? गीजर। गीजर का मतलब ये होता है कि अगर आप बाथरूम में जाते हैं तो पानी को जो गर्म करता है उसको बोलते हैं गीजर। उष्ण जल स्रोत जो पानी को ठंडा करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं गीजर। ठीक है, तो हाँ, पानी में नहाने के वक्त गीजर की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार रसोई में प्रशीतक रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता पड़ेगी, उसी प्रकार स्नान घर में हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? गीजर की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही हो जाएगा, सेकंड वाला, दूसरे का सेकंड वाला। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरा आगे आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? वह विकल्प चुने जिसका आकृति सी के साथ ठीक वैसा ही संबंध है जैसा आकृति बी का आकृति ए के साथ संबंध है। बढ़िया, बी का जो संबंध ए के साथ है तो सी का संबंध आपको आगे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बताना है सभी लोगों को। इसके चेंजमेंट को देखना है दोस्तों। इसको देखो, ये स्टार वाली जो आकृति है, सेकेंड वाले में जो रिलेशन बना रहा है, ये स्टार वाली आकृति चली गई यहां पर ऊपर चली गई, तो यहां पर भी ये स्टार वाली आकृति ऊपर चली जाएगी। तो यहां पर ऊपर है, यहां पर ऊपर है, यहां पर ऊपर है, लेकिन इसमें नहीं, तो इसको तो हटा दो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, इसको क्या करना है? हटा देना है। क्लियर? बी वाला तो नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये जो त्रिभुज है यहां पर आगे चेंज हो गया। इसमें देखिए ये जो जाएगा तो ये इस साइड चला जाएगा, तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी। बहुत बढ़िया। अब इसको देखो, ये जो है त्रिभुज, ये जो एरो है ये यहां पर आ गया, इसके बाद ये चेंज हो गया। अब यहां पर देखो, ये एरो घूम गया कितना? ऐसे घूमेगा 90, फिर ऐसे घूमेगा अपोजिट। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना है जिस प्रकार से ये इधर की ओर है तो बिल्कुल जस्ट यहाँ पर अपोजिट हो गया है, तो यहाँ पर है तो जस्ट क्या करेगा? अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी अपोजिट है। अब हमारे पास क्या बच गया? ये वाला। तो ये वाली जो आकृति इधर की ओर है ये अपोजिट हो जाएगी। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखें तो ये वाली जो आपकी आकृति है, ये वाली आकृति यहां पर गई, ये वाली आकृति यहां पर आई, और ये वाली आकृति क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ये आकृति यहीं पर रहेगी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये हो गया, और ये वाली आकृति देखो, ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया होगा उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया होगा उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। डी गलत है, क्योंकि ये वाली जो आकृति है गलत तरीके से बना दी गई है, इसलिए गलत है। और इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये वाली आकृति अगर ध्यान से देखें तो इसमें और इसमें, अब इसमें देखो ए में ये वाली जो आकृति, ये कोना ऊपर की ओर किया गया है, जबकि ये कोना जब ये चेंज होगा तो ऐसे की ओर मुड़ेगा, तो ये वाली जो आकृति होगी ये समतल रूप में जाएगी, इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो बचेगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो जिन बच्चों ने तीसरे का सी वाला दिया होगा उनका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तीसरे का सी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर चौथा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहला पद संबंधित है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? देखो, अगर 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो 0.16 आएगा। ये बात हम सब जानते हैं। अगर 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो 0.16 आएगा। अब बता दो, ये 121 लिखा है, और 121 किसका स्क्वायर होता है?
1.21 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो यहां पर 1.1 आ जाएगा। और 1.1 कहां है ऑप्शन नंबर सेकंड में, 1.1 कहां है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो आंसर आएगा वो सेकंड आएगा। आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़िए और बताइए क्या आएगा उसका आंसर, जल्दी जल्दी बोलते चलिए भैया सभी लोग। उस संख्या का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बढ़िया, तो चलो बता दो भैया इसका आंसर क्या आएगा, बोलिएगा इसका आंसर क्या आएगा सभी लोग। अब देखो 401 में ऐसा क्या किया जाए कि हमको 19 मिल जाए, 401 में ऐसा क्या किया जाए कि हमको 19 मिल जाए, बोलो जल्दी से। देखो भैया अगर हम 401 का जो रिलेशन अगर इनका दोनों का बनाए, तो अगर 401 में अगर हम 401 में अगर हम 401 में 1 माइनस करेंगे तो 400 आएगा। और 400 स्क्वायर किसका होता है 20 का, ये 20 का क्या है स्क्वायर है, तो हमारे पास 20 बचेगा। अगर 20 में 1 कम कर दें तो 19 आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है, 19 लाना था। 730 में अगर 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 729, बोलो भैया बचेगा 729। और 729 किसका स्क्वायर होता है 27 का, किसका स्क्वायर है 27 का, ये हो गया 27 का स्क्वायर। और अगर 27 में हम 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा 26, और 26 कहां है ऑप्शन नंबर 4 में, 26 कहां है ऑप्शन नंबर 4 में। और जिन बच्चों ने 26 बताया होगा उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने कहा था कि प्रश्न आपके बहुत अच्छे आएंगे, अगर आपकी तैयारी बेहतर है तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे, और अगर तैयारी बेहतर नहीं है तो फिर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार सीरीज थी और ये प्रश्न पूछा गया था, मैं आपको पहले से बता दूं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये जो कृषि प्रावधिक का एग्जाम हुआ था उसी में ये प्रश्न आया था, क्वेश्चन नंबर 5वां। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से, क्या आएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। उस विकल्प का चयन करना जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा। DART XGLZ SPIN को उसी प्रकार से क्या लिखा जाएगा, आप सबको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4, 1, 18, 20, क्लियर। 24 अलग से लिख लें, स्पेस कम दिख रहा है, इससे ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहां पर DART XGLZ, ठीक है। D की प्लेस वैल्यू 4, A की प्लेस वैल्यू 1, R की 18, T की 20, X की 24, G की 7, L की 12 और Z की कितनी आएगी 26, ठीक है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें, अगर 4 में हम 6 घटा दें तो 24 मिलेगा। कैसे, 4 में 6 घटाएंगे माइनस का 2। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब जब वैल्यू माइनस में आती है उसमें 26 जोड़ना होता है, 26 अक्षर, तो बचेगा 24, और 24 किसका मान होता है x का। 1 में अगर 6 घटाएंगे, 1 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 1 और 6 7, 18 में 6 घटा देंगे, 18 में 6 जाएगा 12, और 20 में अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा 26, 20 6 26 मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है -6 + 6, वही काम वहां करेंगे स्पीड में। SPIN 19, 16, 9, 14, ठीक है। तो -6
+6 -6 +6। तो चलो देखते हैं, 19 में 6 गया 13, तो यहां पर क्या आएगा m, 16 6 22 v, 9 में 6 गया 3 c और +6, 14 6 20 t। ठीक है, MBCT, MBCT ऑप्शन नंबर 4, MBCT ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 छठवें का 4 आएगा। और जिन बच्चों ने छठवें का 4 आंसर दिया होगा उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये सीरीज चल रही है अल्टरनेट में और -6 और +6 के कॉन्सेप्ट में चल रही है। तो स्पिन में हमने वही चीज अप्लाई किया, हमको MBCT मिला और MBCT कहां पर है, ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समान युग्म खोजना है। लेखक जिस प्रकार किताब से संबंधित है उसी प्रकार बताना है कि दर्जी का संबंध सुई से होगा, चिकित्सक का संबंध मरीज से होगा, बढ़ई का संबंध फर्नीचर से होगा, ज्वेलर का संबंध सोना से होगा। जिस प्रकार लेखक किताब लिखने का काम करता है उसी प्रकार दर्जी को सुई की आवश्यकता पड़ती है, चिकित्सक को मरीज की आवश्यकता पड़ती है, बढ़ई फर्नीचर का काम करता है और ज्वेलर जो है सोना का काम करता है। बताइए क्या इसका आंसर आएगा। इनका जो आपस में रिलेशन होगा वही रिलेशन से आपको सोचना। जिस प्रकार लेखक किताब लिखने का काम करता है उसी प्रकार बढ़ई फर्नीचर बनाने का काम करता है। चिकित्सक मरीज को नहीं बनाता, मरीज को सही करता है। दर्जी सुई नहीं बनाता, सुई का उपयोग करता है। ज्वेलर सोना नहीं बनाता। ठीक है, इसलिए यहां पर बढ़ई क्या बनाता है, फर्नीचर। जिस प्रकार लेखक किताब लिखता है उसी प्रकार बढ़ई क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का तीसरा होगा और जिन बच्चों ने तीसरा आंसर दिया होगा उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देख पा रहे होंगे सभी लोग यूपी SSSC पेट 2022 का नया बैच प्रारंभ हो चुका है और इस बैच में एक कूपन की आप सबको व्यवस्था दी गई है और इसमें अगर इस कूपन को आप अप्लाई करते हैं सिलेबस को परचेज करने में तो आपको कुछ वहां पर डिस्काउंट मिलेगा और कितना डिस्काउंट मिलेगा वो तो अप्लाई करते वक्त आपको पता चल जाएगा। सुपर टेट का जो आपका बैच स्टार्ट है, इस सुपर टेट के बैच में आपको वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और PDF स्टडी मटेरियल के साथ ये सारी चीजें आपकी जो है अवेलेबल कराई गई हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। दिए गए प्रश्न का संबंध ज्ञात करना है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बोलो भैया। भारत का संबंध आम से, आम का क्या संबंध है भारत से, राष्ट्रीय फल है। आम भारत का क्या है, राष्ट्रीय फल है। वही रिलेशन बना दो। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या है, सेब, कीवी, संतरा, अंगूर। बताइए न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या है। जिस प्रकार आम भारत का राष्ट्रीय फल है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है, उसी प्रकार न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या होगा। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल होता है कीवी। ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या होता है, कीवी। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड आएगा। ठीक है, 8वें का आंसर सेकंड आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्न में से क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। जिस प्रकार 24 में 126 आया है उसी प्रकार 48 में रूल लगाना है। तो 24 में क्या किया जाए कि 126 मिल जाए, आप सबको सोचना है और बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्या किया जा सकता है, क्या किया जाए 24 में कि 126 मिल जाए। बोलिएगा। देखो इसमें क्या करना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 - 1 24 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 और +1 126। ये नियम चल रहा है, नीचे अप्लाई करिए। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 - 1 करेंगे 48 मिलेगा।
7 का क्यूब क्या होता है 343, वहां +1 हुआ है तो यहां भी +1 करेंगे, 343 और एक 344 होगा। और 344 कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में, 9वें का तीसरा। ठीक है, निम्न में से क्वेश्चन मार्क पर क्या है, तो 9वें का तीसरा 344 आएगा। ये आपका प्रश्न का जवाब होगा 344। और जिन बच्चों ने 344 दिया है उनका बिल्कुल प्रश्न सही हो जाएगा, और जिन बच्चों ने इसके सिवा कुछ दिया होगा उनका गलत हो जाएगा। 9 के बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10 में। ये आ गया प्रश्न नंबर 10, सीरीज का प्रश्न है। निम्नलिखित श्रृंखला को पढ़ना है और ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। बताइए, निम्नलिखित श्रृंखला को पढ़ें और ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। बताइए, बोलिए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। दस, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, तो 22 का मतलब V आएगा। ठीक है, 1 और 4 5 4 9, 1 4 5 5 4 9, 9 6 15, 15 6 21, AEIOU, AEIOU, तो अगला आएगा ए के बाद ई आएगा, वावेल चल रहा है। ठीक है, वावेल, AEIOU वावेल चल रहा है ना। ठीक है, 13 में 2 कम किया 11, 11 में 2 कम किया 9, 9 में 2 कम किया 7, 7 में 2 कम किया 5, 5 में 2 कम किया 3, और 3 में 2 कम किया 1, 1 का मतलब आएगा, 1 का मतलब आएगा ए। तो VEA यहां पर भी है, BEA यहां पर भी है, पहला, और VEB तीसरा, ये तो सही नहीं हो सकते। अब हमें अंकों की सीरीज को पकड़ना है कि क्या कर सकते हैं। तो ध्यान से अगर देखें तो 24 कैसे आया, तो देखो J की अगर बात करें तो J का नंबर होता है 10, A का नंबर 1, 10 1 और 13, 13 10 23 और 1 24, योगफल 24 मिला। ठीक है, L का 12, E का 5 और K का 11। ठीक है, तो 11 5 16, 6 2 8, 1 1 2 28 मिला। मतलब इन अक्षरों का मान जोड़ रहा है। ठीक है, अक्षरों का मान जोड़ रहा है। तो इसी प्रकार V की प्लेस वैल्यू 22, E की 5 और A की 1, 5 1 6 और 22 6 कितना होगा 28। तो VEA 28 आएगा, VEA 28 आएगा नेक्स्ट। और ये कहां है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, VEA 28। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आएगा आंसर नंबर सेकंड, VEA 28 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर VEA 28 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। DWHS LOPKTG, बोलो भैया, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। क्या आएगा, तो देखो D और W अपोजिट हैं, H और H अपोजिट हैं, L और O अपोजिट हैं, P के अपोजिट हैं, T और G अपोजिट हैं। तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24, X का अपोजिट क्या होगा, C, XC आएगा, XC आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 4 आएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 का 4 आएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आ गया सीरीज का। यदि निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? बताइए जल्दी से। लाजवाब प्रश्न है, पहले एक बार पढ़ लो ध्यान से और फिर बताओ कि क्या होगा। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। ध्यान से पढ़ो प्रश्न को। आइए देखते हैं। यदि निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? तो कह रहा है कि यदि निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में, तो पहले बढ़ते क्रम में लगा लीजिए सभी को। तो सबसे छोटा क्या है? 287, और इससे बड़ा क्या मिलेगा? 394, इससे बड़ा क्या मिलेगा? 463, फिर मिलेगा 512, फिर मिलेगा 958। ठीक है। यदि निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक, तो दूसरी संख्या ये है, दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या है? 4, 4, और 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर 1 आएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए और बताइए किसका आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी लोग देते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए क्या आएगा। 6, 12, 20, 30, क्वेश्चन मार्क 56 और 72। बोलिएगा। अगली सीरीज क्या आएगी? 32 आएगी, 36 आएगी, 40 आएगी, 42 आएगी? हो गया। देखो भाई, 6 से 12 लाना है, तो 6 से 12 कैसे ला सकते हैं? 6, 6, 12, 6 जोड़ दिया, 12, 8, 20, और 20 और 10, 30, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 30 और 12, 32, 32 और 14, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 3, 1, 4, 30, 12, 32 नहीं 42 होता है, वही तो गलती हो रही है। 30 और 12, 42, 42 हुआ। अब देखो, अब यहां पर देखो 4, 2, 6, 4, 1, 5, 56। अब अगली बारी किसकी आएगी? 16 की। 6, 6, 12, 7, 5, 12। यहां देखो इतना आ गया 16 की। 6, 6, 12, 5, 1, 6 और 1, 7, 72। इस प्रकार से 6 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 और +16। हमें ये चाहिए था 42, और 42 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो +6 + 8, मतलब 2 के डिफरेंस पे आगे बढ़ रहा है। तो अगली बारी हमें जो है 42 आएगा, और यही हमसे पूछ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा 42 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा 42 हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग बढ़ते चलिए। आज की क्लास और आज की जो सिचुएशन है वो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज हमारा संडे स्पेशल, और आप सबको पता है कि संडे स्पेशल हम ढेर सारी प्रैक्टिस कराते हैं। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित सूची में से भिन्न का चयन करें, जैसे जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, छतरपुर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर और पुष्कर। बताइए, भिन्न का चयन करना है। ये जितने शहर के नाम हैं इनको बताना है कि इनमें से कौन भिन्न होगा। जल्दी से बताइए कौन भिन्न होगा।
जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, छतरपुर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर और पुष्कर, इनमें से क्या करना है? निम्नलिखित सूची में भिन्न का चयन करना है। किसका चयन करना है? भिन्न का चयन करना है, भिन्न का, जो डिफरेंट हो। अगर जयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर और पुष्कर, ये सब कहाँ है? राजस्थान में। ये सब कहाँ है? राजस्थान में। लेकिन स्पेशली एक यहाँ पर डिफरेंट दिख रहा है, छतरपुर, और छतरपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है छतरपुर, इसलिए डिफरेंट है। बस यही पूछ रहा था, भिन्न का चयन करना है भाई। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर और पुष्कर, ये कहाँ है? राजस्थान में। और छतरपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये क्या हो गया? भिन्न। बाकी सब राजस्थान के शहर हैं और एक शहर मध्य प्रदेश का दे दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आएगा? सेकेंड आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ दोस्तों, क्या आएगा सभी लोग? एक कूट भाषा में यदि लिटमस को SMIUTL लिखा जाता है, इंडिगो को OINGDI लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में शब्द जैगर को कैसे लिखा जाएगा? लिटमस, चलो देखते हैं। LITMUS, इसको लिख रहा है SMIUTL, SMIUTL, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है। अब देखो यहां पर SMIUTL, देखो पहले S को उठाया, M को उठाया, I को उठाया, U को उठाया, T को उठाया, L को उठाया। इसी प्रकार से इंडिगो में यही कर रहा है। सबसे पहले O को उठाया, I को उठाया और N को उठाया, फिर G को उठाया, D को उठाया, I को उठाया। तो कह रहा है जैगर को क्या लिखेंगे? सिर्फ जैगर को देख लेते हैं, GAGGER, ठीक है। सबसे पहले लास्ट में उठाना है। देखो यहां से देख लो, समझ में आए। S का नंबर 6 है, M का नंबर कितना है? 4 है, I का नंबर कितना है? 2 है, U का नंबर 5 है, T का नंबर 3 और L का नंबर 1 है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो नंबरिंग कर लो। सबसे पहले इसका नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले 6 को उठाया R, फिर 4 को उठाया G और फिर 2 को उठाया A। फिर इसके बाद क्या करेगा? 5 को उठाया, 5 को उठाया तो 5 को उठाया तो E आया, और 3 को उठाएगा तो क्या आएगा? G आएगा, और 1 को उठाएगा तो J आएगा। तो मिला लो, RGAE, RGAEGJ, RGAEGJ, यही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो पहला होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कॉपर को इतना लिखा जाता है, सल्फर को इतना लिखा जाता है, तो सोडियम को क्या लिखा जाएगा? कॉपर, सल्फर होना चाहिए वहां पर। यहां पर सल्फर बना लीजिए, नहीं प्रश्न गलत हो जाएगा। L की जगह R, L की जगह R बनाना है, नहीं तो प्रश्न गलत था। लैंग्वेज से समझ में आ गया कि गलत है। चलिए बताइए। एक विशिष्ट कूट भाषा में कॉपर को इतना लिखा जाता है,
अब देखो, अगर ध्यान से अगर आप सब समझ पा रहे होंगे, तो C को C रहने दिया है, O की प्लेस वैल्यू को 15 लिख दिया है, P को P रहने दिया है, P की प्लेस वैल्यू 16 लिख दिया है, E को E रहने दिया है, R की प्लेस वैल्यू 18 लिख दिया है, S को S रहने दिया है, अगले लेटर की प्लेस वैल्यू, L को L लिख दिया, F की प्लेस वैल्यू 6, U को U रहने दिया, R की प्लेस वैल्यू 18। तो कह रहा है सोडियम को क्या लिखा जाएगा, SODIUM, S को S रहने दें, O की प्लेस वैल्यू 15, D को D रहने दें, I की प्लेस वैल्यू 9, U को U रहने दें और M की प्लेस वैल्यू 13। तो S15 D9U13, S15 D9U13, D9U13, तीसरा वाला क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो तीसरा होगा। तो चलिए यहां पर देखिए, पहले हिंदी की जो इंडिविजुअल क्लास आप सबकी अवेलेबल है, हिंदी की इंडिविजुअल क्लास नितिन सर के साथ, और ये जो क्लास है आपकी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लास है, और इसमें एक नया बैच आपका सभी प्रारंभ हो चुका है। अगर इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, अपनी हिंदी को और भी बेहतर करना चाहते हैं, तो इस बैच को जुड़कर जो हिंदी की व्याकरण की जो स्पेशल क्लास है उसको ज्वाइन करके अपनी हिंदी को और भी बेहतर कर सकते हैं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है, इसको पढ़िए और बताइए। किसी कूट भाषा में टमाटो को ब्रिंजल के रूप में जाना जाता है, ब्रिंजल को रेडिश के रूप में जाना जाता है, रेडिश को कैबेज के रूप में, कैबेज को ओकरा के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है कि जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी को क्या कहेंगे। बोलो भैया, क्या आएगा इसका आंसर। अब देखो, जमीन के ऊपर टमाटो तो जमीन के ऊपर उगता नहीं है, ब्रिंजल तो जमीन के नीचे उगता नहीं है, रेडिश जरूर जमीन के नीचे उगता है, कैबेज जमीन के ऊपर उगता नहीं है। रेडिश मतलब मूली जो जमीन के नीचे उगती है, तो रेडिश को क्या बोला जा रहा है, कैबेज। तो इसका उत्तर क्या होगा, कैबेज होगा, पहला वाला। अगर आप सबने कैबेज दिया है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसने कहा कि जमीन के नीचे उपजने वाली या उगने वाली सब्जी, और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी यहाँ सिर्फ एक ही है, रेडिश मतलब मूली, और मूली जमीन के नीचे उगती है, और मूली किस में कन्वर्ट हो रही है, कैबेज में। मतलब रेडिश को कैबेज के रूप में जाना जाता है। रेडिश को प्रश्न के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट हो गया, कैबेज में। तो जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी, तो जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी रेडिश है, और रेडिश किस में कन्वर्ट हो रही है, कैबेज में। तो इसका जो उत्तर होगा वो कैबेज हो जाएगा। ठीक है, 17 का पहला वाला। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। बोलो, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आप लोग बहुत प्रश्न कर चुके हो। कह रहा है कि बिट ने टोमा का अर्थ है मैंगो इज येलो। मैं यहां पर लिख देता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैंगो इज येलो।
नेहोटैप का अर्थ है येलो एंड रेड। होटोमा का का अर्थ है सन इज रेड। सन इज रेड। उस भाषा में आपको बताना है कि मैंगो का कोड क्या होगा। आपको बताना है कि मैंगो का कोड क्या होगा। देखो मैंगो का कोड पूछा है तो मैंगो और कहीं आया नहीं है, तो यहां पर येलो आया है, तो येलो और येलो को अंडरलाइन कर लो। यहां पर बिट ने टॉम और यहां पर लिखा है ने होटैप, तो यहां पर ने और ने कॉमन है, तो येलो का कोड ने हो जाएगा। यहां पर इज और इज आया है, इज और इज को कॉमन कर लो, तो यहां पर क्या कॉमन है, टॉम और टॉम कॉमन है, इस प्रकार से। अब यहां पर बच गया मैंगो और यहां पर बच गया बिट, तो इसका मतलब है मैंगो का कोड क्या होगा, बिट होगा। और बिट कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आएगा वो तीसरा आएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 18 का तीसरा आएगा दोस्तों, ठीक है, 18 का तीसरा आएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए और बताइए किसका आंसर क्या आएगा। यदि किसी कोड भाषा में पेयर को 1 2 3 4 के रूप में, लेयर को 5 2 3 4 के रूप में, लिंब को 5 3 9 6 के रूप में कोड किया जाता है, तो उस भाषा में आई अक्षर के लिए क्या कोड होगा, बताइए जल्दी से। आई अक्षर के लिए क्या कोड होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मुझे आप सभी से चाहिए और देखता हूं कितने लोगों के आंसर इसका आता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जल्दी से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए सभी लोग, और सभी लोग प्रश्नों के जवाब दीजिए, क्योंकि क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है बहुत ही शानदार चल रही है और बहुत ही शानदार तरीके के प्रश्न भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आइए देखिए, किसी कोड भाषा में पेयर को इतना लिखा जाता है, तो पेयर पहले लिख लेते हैं, PAIR। पेयर को क्या लिख रहा है, 1 2 3 4। लेयर LAIR, लेयर को लिख रहा है 5 2 3 4। आ गया लिंप LIMP, लिंप को लिख रहा है 5 3 9 6, 5 3 9 6। इसमें कहा है कि आई का कोड क्या होगा। देखो अगर ध्यान से आप सब देखो, आई यहां पर भी, आई यहां पर भी है, आई यहां पर भी है, आई यहां पर भी है, ठीक है, तीन जगह आई आया। इसमें ए है, इसमें ए है, आर है, आर है, इसमें आई है, और इसमें PAIR LIMP। आई और आई कॉमन है, 1 2 3 4, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो आई का कोड क्या होगा 3, क्योंकि आई का कोड क्या होगा 3, क्योंकि 3 सब जगह क्या है, कॉमन है। तो आई के लिए 3 कोड का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो 19 का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाला होगा। 19 का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाला होगा, 19 का सेकेंड वाला। उन्नीस का सेकेंड वाला होगा दोस्तों, ठीक है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में, बीस का आंसर बताइए सभी लोग। फिलो को BCDE लिखा जाता है तो XURO का कोड होगा।
बोलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। बातचीत ज्यादा नहीं करनी है, आंसर देते रहो। आज क्वेश्चनों की श्रृंखला है और बढ़िया बिल्कुल शिद्दत से लास्ट तक आपको पढ़ाई करना है। जितने क्वेश्चन लेकर आया हूं सारे शानदार क्वेश्चन होंगे और यह भी नहीं कि आप कर नहीं सकते हो। ऐसे प्रश्न है कि अगर आपने तैयारी की है तभी कर पाओगे, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए जल्दी से। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन के आपका जो है चीजें बढ़ती जाएंगी। हर प्रश्न को सोचना पड़ेगा, बिल्कुल देखते ही प्रश्न आपको नजर नहीं आने वाला। चलिए तो यहां पर 2 लाना है। 4 कम किया, 6 कम किया, 8 कम किया, 10 कम किया, मिल गया। या तो फिर 3 से डिवाइड कर दो। देखो यहां पर अगर हम यहां पर 4 कम करेंगे तो 2 मिलेगा, 9 में 6 कम करेंगे 3 मिलेगा, 12 में कम करेंगे 15 में 5 कम करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर 4 कम करेंगे तो यहां पर टी कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं आया। अगर ये नियम लगाएंगे आप सब, अगर आपको समझ में आ रहा हो, देखो यहां पर मैं आपको दिखा दूं, 6 में 4 कम किया 2 मिला, लेकिन जैसे हम x में 4 कम करेंगे तो क्या कहीं पर भी टी मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो जो नियम मैं लगा रहा हूं उसको लगाइए। डिवाइड 3, डिवाइड 3, डिवाइड 3, डिवाइड 3, ठीक है। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पची 15, ठीक है। डिवाइड कर रहा है एक्स यू आर ओ, एक्स की प्लेस वैल्यू 24, 21, 18, 15, डिवाइड 3, डिवाइड 3, डिवाइड 3, डिवाइड 3, 3 अठे 24, 3 सते 21, 3 नाम 18, 3 पची 15, एच जी एफ ई, एच जी एफ ई, एच जी एफ ई ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जाएगा फर्स्ट एच जी एफ ई। और जिन बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन किया होगा एच जी एफ ई, क्वेश्चन नंबर 20 का उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हो गया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का होगा क्वेश्चन नंबर पहला। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। दीपक ऑफिस जाने के लिए ब्लड डायरेक्शन का प्रश्न आ गया आपके सामने। दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। बढ़िया। उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए उसी घर से निकलकर 16 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है और फिर मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। अब यहां पर 16 किलोमीटर पूर्व चलती है और फिर बाएं मुड़कर या दाएं मुड़कर नहीं लिखा, 8 किलोमीटर चलती है। ऑफिस और कॉलेज के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है? बताइए जल्दी से कि इसका आंसर क्या आएगा।
यहां पर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। और फिर कह रहा है कि 16 किलोमीटर पूरब की ओर चलती, और फिर तो यहां पर आपको लिखना है और फिर बाएं मुड़कर, ये बाएं शब्द यहां मिस है, और फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। ठीक है, ऑफिस और कॉलेज के मध्य की न्यूनतम दूरी कितनी है आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए क्या आएगा। बोलिए जल्दी से, प्रश्न अच्छा है, ध्यान से करेंगे तभी हो पाएगा। हो गया सभी का। अब मैं बता देता हूं, ठीक है। दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। चलो मान लीजिए ये दीपक का घर है, होम है, होम है, और यहां से वह दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये मान लो पूर्व है और ये दिशा है 4 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व की ओर चलता है 4 किलोमीटर। क्लियर। फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब यहां से बाएं मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चलता है, ये हो गया 3 किलोमीटर। उसकी बहन दीपिका, तो मतलब क्या हुआ, दीपक अपने ऑफिस पहुंच गया। ये दीपक का मान लो ऑफिस है, ठीक है, ये दीपक का ऑफिस है। अब कहता है कि उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए उसी घर से निकलकर 16 किलोमीटर पूर्व में। अब इसी घर से दीपिका चलती है, तो 4 चलती है तो 12 और आगे जाएगी, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी वो पहुंच चुका था। तो यहां से लेकर यहां तक 16 किलोमीटर, तो 4 और 12 16, लेकिन यहां से यहां तक है 12 और यहां तक है 4। ठीक है, उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए उसी घर से निकलकर 16 किलोमीटर पूर्व की चलती और फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। अब यहां से बाएं मुड़ेगी, 8 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। अब यहां से बाएं मुड़ेगी, ये 3 है तो 8 को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये 3 है तो 8 को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। तो चलो बना लेते हैं बड़ा, ये हो गया। और कितना चलती है, 8 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है ये 8 किलोमीटर है, और ये उसका कॉलेज है, ये उसका क्या है, कॉलेज है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये उसका कॉलेज है, ठीक। आगे चलते, ऑफिस और कॉलेज के मध्य न्यूनतम दूरी बताना है। ऑफिस और कॉलेज के मध्य न्यूनतम दूरी बताना है। तो ये ऑफिस है और ये कॉलेज है, तो आपको ये वाली न्यूनतम दूरी बताना है, क्या होगी। तो ये दूरी बताने के लिए पहले हमको ये वाली दूरी पता होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली दूरी पता होनी चाहिए। ये 12 है तो ये कितना होगा 12, ये 3 है तो ये कितना होगा 3, ये पूरा 8 है तो ये कितना बचेगा 5, ठीक है, ये हो गया। तो ये दूरी बता दीजिए, ये 12 है, ये 5 है, तो इसको ये दूरी बताना है। तो इसको x मान लीजिए, लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 25 हो जाएगा 169। तो x बराबर हो जाएगा 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर क्यों, क्योंकि 13 का स्क्वायर है, तो 13 किलोमीटर मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है, तो 13 किलोमीटर। तो उसके ऑफिस और कॉलेज के बीच की जो दूरी है वो 13 किलोमीटर पड़ेगी। तो ऑफिस से कॉलेज के बीच की जो दूरी है वो 13 किलोमीटर पड़ रही है, 13 किलोमीटर। तो चलिए 21 का जो आंसर आएगा, 21 का आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 13 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 13 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली।
क्वेश्चन नंबर 22 का बताइएगा सभी लोग। राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली, वह 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, फिर वह 90 अंश वामावर्त घूमी और 3 किलोमीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंची। उस दिन सुबह उसी घर से उसका भाई रमन निकला और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, फिर वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चलकर अपने कॉलेज पहुंचा। राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सभी लोग पेन कॉपी उठाओ और सॉल्व करो, बताओ क्या डिस्टेंस आएगी। विदाउट टाइम ज्यादा नहीं लगाना, जल्दी से सभी लोग जल्दी से बताओ भैया। आप लोग आंसर्स देते चलिए। ये प्रश्न ऐसे हैं कि अगर करने लग गए तो फिर ये समझिए फिर रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोलिए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा? बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। प्रश्न कह रहा है कि राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकलती है, वह 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। वो क्या करती है? 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। चलो देखते हैं। मान लीजिए यहीं पर बनाते हैं, यहीं पर स्पेस है। राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकलती है। सुबह ये उसका होम है और सुबह वो क्या करती है? अपने घर से निकलती है और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। फिर वह 90 अंश वामावर्त घूमती है। वामावर्त का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वैसे भी एक 90 डिग्री, एक लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री ही होता है। तो यहां से 90 अंश वामावर्त घूमेगी, इस साइड आएगी, ठीक है, और 3 किलोमीटर चलकर, और कितना चलती है? 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर चलकर, जो उसका होम था जहां से चलना शुरू किया था, कह रहा है कि 3 किलोमीटर चलकर विद्यालय पहुंच जाती है। तो यहां पर वो कहां पहुंच गई? स्कूल अपने, ठीक है, स्कूल पहुंच गई। उसी दिन सुबह उसी घर से उसका भाई रमन निकला और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब उसका भाई जो रमन है यहां से 6 किलोमीटर चलता है दक्षिण की ओर, ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो इधर जगह ही नहीं है, इसी को यहां रिपीट करना पड़ेगा। फिर यहां से 4 किलोमीटर, चार किलोमीटर, ये हो गया। अब इसके बाद यहां से वो 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर, और यहां पर वो अपने स्कूल पहुंच जाती है, ऐसा उसने बोला है। अब इसको बेटा रफ करते हैं क्योंकि स्पेस की कमी है यहां पर थोड़ा सा। चलिए अब देखिए, अब यहां से हम लोग नीचे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद कहता है उसी दिन सुबह उसी घर से उसका भाई रमन, ये उसका घर था, रमन क्या करता है? यहां से दक्षिण की ओर जाता है। भाई रमन निकला और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ये डिस्टेंस कितनी है? 6 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर, फिर वो यहां से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो ये जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अपने कॉलेज पहुंचा, तो ये उसका रमन का कॉलेज है, ये रमन का क्या है? कॉलेज है, यहां पर बना दिया। तो कह रहा है राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज के बीच की न्यूनतम दूरी, हमको ये वाली न्यूनतम दूरी बताना है। ये जो स्कूल है
ये वाली दूरी हमें बताना है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, और ये दूरी बताना है। तो पहले ये दूरी निकाल लो, ये दूरी निकाल लो, या तो दोनों को एक साथ निकाल लो भाई, तब भी बात एक ही हो जाएगी। देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, तो ये 5 आएगा। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 64 100, 100 का मतलब 10 आएगा, ये यहां पर 10 आएगा। तो 10 और प्लस 5 कितना होगा? 15 किलोमीटर। बस हो गया। तो 22 का आएगा 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। 15 किलोमीटर आएगा, 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा 15 किलोमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो डायग्राम सही से बनाएंगे, डिस्टेंस को सही से पढ़ेंगे प्रश्न को, तो प्रश्न का आंसर आपको आसानी से मिलेगा। क्वेश्चन सब मजेदार मिलेंगे और ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए ये प्रश्न है, खास तौर पर कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। कोई भी एसएससी का क्वेश्चन नहीं है, ये सब यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। मैं आपको पहले से बता देता हूं, अगर सीरियसली पढ़ लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो फिर देखते हैं। चलिए आ जाओ अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए सभी लोग। सर्दियों की एक सुबह राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली। फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाईं ओर पड़ी। स्कूल जाने के लिए घर से निकलते समय राधा का मुंह किस दिशा में था, आपको बताना है। बताइए जल्दी से। परछाई वाला प्रश्न है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो जिसको हम लोग बोलते हैं, और अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। करिए जल्दी से, देखते हैं किस बच्चे का सही आंसर आता है। और सबसे पहले दोनों चीजें, आया किसी का? आइए देखते हैं। कह रहा है कि सर्दियों की एक सुबह, तब की बात कर रहा है सुबह की, और सुबह के समय सूर्य होता है पूर्व में। सुबह के समय सूर्य होता है पूर्व में। आप सबको याद होगा, मैंने बताया था कि परछाई सदैव सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। अगर सूर्य पूर्व में है तो परछाई पश्चिम में बनेगी, ये बात याद रखना है। और अगर सूर्य पश्चिम में है तो परछाई इधर बनेगी, ठीक है, पूर्व में। सर्दियों की सुबह की बात कर रहा है, सुबह की बात कर रहा है, ये बात आपको ध्यान देना है, ये सुबह की बात है, ठीक है। इस प्रकार से मान लो होगा। कह रहा है कि राधा स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकली और फाटक खोलते, मान लो अगर ये लेफ्ट होता है, इसका ये राइट होता है, ये राइट होता है, इसका ये लेफ्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाईं ओर, जैसे ही मान लो उसने फाटक खोला तो फाटक की छाया उसके राइट साइड पड़ी, ठीक है। फाटक की काय मान लो इधर से आ रही होगी और फाटक खोला होगा तो जो फाटक की छाया होगी तो उसकी राइट साइड में पड़ी। तो मान लो कौन थी? राधा। अगर राधा यहां होगी तो गेट इस साइड होगा, गेट इस साइड होगा, इस साइड होगा। और जब उसने गेट को खोला होगा तो गेट की छाया उसको इधर पड़ी होगी उसके राइट साइड में। तो स्कूल जाने के लिए घर से निकलते समय राधा का मुख किस दिशा में था? तो राधा का मुख इस दिशा में था, और ये दिशा क्या है? साउथ दिशा है। ये दिशा क्या है? साउथ दिशा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो दक्षिण आएगा। 23 का दूसरा, और जिन बच्चों ने 23 का दूसरा दक्षिण साउथ बताया होगा उनका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। साउथ आएगा भैया, साउथ। और जिन बच्चों ने साउथ बताया है उनका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न में कुछ नहीं था, ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया गया। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आएगा सेकेंड, साउथ, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 24,
पढ़िए और बताइए। दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक लड़के ने कहा, बताओ। तस्वीर में वह आदमी मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है के पिता के दामाद की पत्नी का ससुर है। लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? बताओ भैया, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। आप लोग कहते हो ब्लड रिलेशन बहुत आसान होता है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दो जल्दी से सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दो सभी लोग जल्दी से। बताइए 24 का आंसर क्या आएगा? चलिए, यहां पर एक थोड़ा सा त्रुटि है। चलो, दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, मान लो दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, मान लो दीवार पर एक तस्वीर लगी है और उस तस्वीर में कोई ना कोई होगा और उसी तस्वीर को परिचय बताने का प्रयास करता है। एक लड़का कहता है कि तस्वीर में वह आदमी, लड़का कहता है कि तस्वीर में वो जो आदमी है मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। मान लो उस लड़के की जो माँ है, ध्यान से देखते हैं, उस लड़के की जो माँ है जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, ये इसके पिता हैं और मां के पिता इस लड़के के नाना होंगे। ठीक है, तस्वीर में वह आदमी मेरी मां जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, अर्थात ये जो इस लड़के की मां है ना इसका कोई भाई है और ना इसकी कोई बहन है, सिर्फ अपने माता पिता की इकलौती संतान है। कह रहा है कि जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, कह रहा है कि तस्वीर में वह आदमी मेरी मां जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है के पिता की, प्रश्न बोल रहा है के पिता के दामाद की पत्नी का ससुर है। कह रहा है कि संतान है मां के पिता की दामाद, तो पिता का, इनके दामाद कौन होगा? इसका पति होगा, इस लड़के का पिता, इसका पति होगा तो इस लड़के का पिता होगा। ठीक है, कह रहा है, क्या कह रहा है कि पिता के दामाद की पत्नी का ससुर है। पिता के दामाद की, तो ये आदमी दामाद होगा, दामाद की पत्नी, पत्नी इसी की ये पुत्री होगी, दामाद की पत्नी का ससुर है, तो इसका मतलब इसके पति का पिता जो है। कह रहा है कि वो जो आदमी है, ये जो आदमी है, ये जो आदमी है, मतलब कुल मिलाकर ये जो आदमी है ये इसका पिता है, अर्थात इस लड़के का दादा। ठीक है, तो लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ये जो आदमी है यही तस्वीर वाला व्यक्ति है, तो लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो लड़का अपने तस्वीर वाले व्यक्ति से पोता से संबंधित है। क्यों? क्योंकि ये इसके दादा हैं, तो दादा हैं तो ये क्या होगा? पोता होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा, और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड, पोता। पोता या नाती यहां पर लिख सकते हैं, नाती, वो भांजा नहीं होगा, नाती लिख सकते हैं, पोता या नाती। ठीक है, तब प्रश्न सही हो जाएगा, पोता या नाती। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में, एक आदित्य नामक पुरुष का तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इश्ता ने कहा, आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इश्ता ने कहा, उसके पिता की पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई विराज का पिता है, आदित्य का विराज से क्या संबंध है? बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर।
आया किसी का? पिता, दादा, चाचा, पुत्र में से कोई भी आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देना है सभी को जल्दी से। क्या आएगा इसका आंसर? एक आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर को इशारा करते हुए इशिता ने कहा उसके पिता की पत्नी, किसके पिता की बात हो रही है? आदित्य के। आदित्य के पिता की पत्नी। अरे पिता की पत्नी है तो आदित्य की माता जी होंगी, स्वाभाविक सी बात है। कह रहा है कि पिता की, आदित्य के पिता की पत्नी अर्थात आदित्य की मां की बात कर रहा है। इशिता ने कहा कि उसके पिता की पत्नी की बेटी, पत्नी की अगर कोई बेटी होगी, आदित्य की मां की कोई बेटी होगी तो आदित्य की बहन होगी, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। उसके पिता की पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई विराज, कह रहा है कि उसके पिता की पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई, ये जो एकमात्र भाई कौन है? आदित्य होगा। एकमात्र भाई विराज का पिता, ये जो आदित्य है ये विराज का पिता है, ये बताना चाह रहा था वो। आदित्य विराज का, आदित्य का विराज से क्या संबंध है? तो आदित्य विराज का पिता होगा। आदित्य विराज का क्या होगा? पिता होगा। और जिन बच्चों ने पिता बताया है उनका जवाब सही होगा, और जिन बच्चों ने इसके सिवा कुछ बताया है तो उनका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन 25 का आएगा पहला वाला, 25 का पहला वाला। हो गया ना? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 से पहले एक बात आप सब देख लीजिए। कह रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो बैच आपका स्टार्ट है, जो सिलेक्शन वाली बैच प्रारंभ है, इसमें आपकी 500 प्लस वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट है और पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी है साथ में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो पेट 2022 हिंदी व्याकरण अब मात्र 249 में, जो पेट का आपका बैच स्टार्ट है, अगर उसकी हिंदी व्याकरण पढ़ना है तो मात्र 249 रुपए में जुड़कर आप नितिन सर के साथ 80 प्लस नच निर्धारित कर सकते हैं। ये आपको जो है पता है, ठीक है। और इसके बारे में हम सबको पता है कितने फॉर्म भरे गए, 42 लाख। परीक्षा की तिथि 15 से 16 अक्टूबर, प्रश्नों की संख्या टोटल 16। अगर हिंदी को आप तैयार कर सकते हैं तो इस बैच को लेकर मात्र 249 रुपए में इस बैच को जो है तैयारी करके हिंदी को और भी बेहतर कर सकते हैं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 बताना है, इसका आंसर क्या आएगा? निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो दीजिए उत्तर सभी लोग, इसका क्या आएगा? x प्लस वाई का अर्थ है x वाई का पिता है, x माइनस वाई का अर्थ है x वाई की पत्नी है, x गुणे वाई का अर्थ है x वाई का भाई है, x हैज वाई का अर्थ है x वाई की पुत्री है। यदि m प्लस n हैज l हो तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? बोलो भाई, इसका आंसर क्या आएगा सभी लोग? तो चलो देखते हैं। m प्लस n हैज l हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है? प्लस का मतलब देखो, x y का पिता है, इसको x मानो, इसको n। तो अगर x y का पिता है तो m पिता है। m पिता है किसका? n का। m पिता है n का। ठीक है, ये हो गया। चलता नहीं सही से, देखो m पिता है, m पिता है n का। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि m पिता है n का। क्लियर? अब हैज का मतलब देखो, हैज का मतलब है कि x y की पुत्री है तो n पुत्री है l की, n पुत्री है l की। तो अगर m पिता n का था तो n पुत्री है किसकी? l की। l की ये पुत्री है, इसकी भी पुत्री है, तो इसका मतलब ये महिला बनानी पड़ेगी और ये आपस में पति पत्नी होगी, क्या ना? क्योंकि एक ही पुरुष की पुत्री नहीं हो सकती। अगर वो उसकी m पुरुष है, उसकी भी पुत्री है, l की भी पुत्री है, तो इसका मतलब दोनों आपस में दंपति होंगी, तभी दोनों की पुत्री होगी। ये कॉन्सेप्ट था इसमें। तो निम्न में से कौन सा सत्य? m l का भाई है, तो क्या m l का भाई है? बिल्कुल नहीं, m तो l का पति है। m l का पिता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पति है।
एम एल का पति, यही सही है, एम एल का पुत्र है, बिल्कुल नहीं, तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का तीसरा वाला एम एल का पति है, और जिन बच्चों ने तीसरा वाला आंसर क्लिक किया है उनका जवाब बिल्कुल 100% सही हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा, एम एल का पति है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर आएगा एम एल का पति है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 में। बोलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 का, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम वर्णाक्षर को छोड़कर 4 भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को रिवर्स कर दिया जाता है, तो 22 से 18वां अक्षर क्या होगा। बहुत बढ़िया, लैंग्वेज बहुत शानदार है प्रश्न की, और 27 का आंसर बताना है, अल्फाबेट का प्रश्न है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले और अंतिम वर्णाक्षर को, मतलब अंतिम अक्षर को छोड़कर 4 भागों में बांटना है। अगर एक बात बताओ, टोटल 26 अक्षर होता है, 2 अक्षरों को छोड़ना है, पहले और अंतिम अक्षर को, किसको किसको, ए को और जेड को छोड़ देना है। फिर इनको जो है 2 अक्षर कम कर दो, कितना बचा, 24। इनको 4 भागों में बांटना है, तो 4 छंग 24, इसका मतलब 6 अक्षरों का पेयर बनेगा। 6 अक्षरों को 4 भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को रिवर्स कर दिया जाता है, ये भी उसने बोला है। तो चलो पहले 4 भागों में 6 अक्षरों को बांट लो। तो आएगा कहां से, बी सी डी ई आएगा, इतना बी सी डी ई एफ और जी, 2 2 4 2 6, जी के बाद क्या आएगा, एच आई जे के एल एम, 2 2 4 2 6, एन के बाद एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, 2 2 4 2 6, एस के बाद क्या आएगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये हो गया। फिर कह रहा है तो 22 से 18वां अक्षर क्या होगा, तो 22 से 18वां पूछ रहा है, तो 22 से 18वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसको रिवर्स कर लो भाई, इसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो एस आर क्यू पी ओ एन, ठीक है, 2 2 4 2 6 6 6 12 13 14 15 16 17 18, एन मिल गया। क्या मिल गया, एन। एन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 पर एन आएगा दोस्तों, एन आएगा, एन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का एन आएगा। जिन बच्चों ने एन किया होगा उनका जवाब बिल्कुल सही होगा। और इस बार आंसर्स में कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर्स नहीं आए कि किसी ने बताया हो कि इसका आंसर क्या होगा। लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते आप सब, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर अच्छे प्रश्नों की सीरीज आप सबके सामने लेकर आओ तो आप लोग उसको इग्नोर करते हो। बहुत से दिमाग में आके ये दिमाग में आता है सर ये तो पूछता ही नहीं है, जब पूछेगा तब मानोगे। जब पहले से मैं बोल रहा हूँ कि पूछता है, पूछे हुए ये प्रश्न है, तो मानना नहीं है आप सबको। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप लोग गलत फहमी में रहते हो। देखो भैया, प्रश्न का पैटर्न बदल रहा है, प्रश्न एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चनों का पैटर्न बदल रहा है, सिलेबस का पैटर्न बदल रहा है। और अगर आप समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आप कभी सिलेक्शन नहीं पाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, अपडेट करना, अच्छी स्ट्रेटजी पर काम करना बहुत जरूरी होता है। सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस समय पढ़ाई आवश्यक नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी स्ट्रेटजी पर काम करना होता है, आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है, आपको स्मार्ट तैयारी करनी पड़ती है। और अगर इन सब नहीं कर पाए तो समझो बेटा सिलेक्शन आपके लिए बहुत दूर हो जाएगा, और फिर बाद में आप सबको लगेगा कि पता नहीं मेरा क्यों नहीं होता, मैं पढ़ता तो बहुत हूं। तो सही गाइडेंस पे सही काम नहीं करना, ये भी एक जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर हटा दिए जाते हैं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा, 15वें स्थान पर। अब बताओ भैया, बहुत ही शानदार प्रश्न है, कॉमन सेंस का प्रश्न है। आप सबके आंसर्स अब तक आ जाने चाहिए थे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर हटा दिए जाएं
अगर सभी स्वरों को हटा दिया जाएगा तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा? ओ आएगा, आर आएगा, एस आएगा, टी आएगा। भाई देखो 15वें नंबर की अगर बात करें तो ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, ठीक है। ओ का नंबर वैसे 15 होता है, लेकिन स्वर हटेंगे तो 4 अक्षरों की कमी आएगी। 4 अक्षरों की जब कमी आएगी तो 15 में 4 और जोड़ दो, 15 4 कितना होगा? 19, और 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एस की। तो 15वें स्थान पर एस आ जाएगा। 15वें स्थान पर कौन आ जाएगा? एस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 19 की वैल्यू होती है एस, एस से पहले 4 वावेल, 19 में 4 कम करेंगे 15, तो एस आ जाएगा। 15वें स्थान पर क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। और जिन बच्चों ने एस बताया होगा उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा तीसरा। आइए अब लेकर चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29 में। यदि किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार से 3 दिन पहले हो तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? कैलेंडर का प्रश्न है, बताइए। यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो तो, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले, कह रहा है कि फ्राइडे से 3 दिन पहले, फ्राइडे से 3 दिन पहले क्या पड़ता है? मंगलवार। फ्राइडे से पहले थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे। तो फ्राइडे से 3 दिन पहले क्या था? ट्यूसडे। और कह रहा है और 7 तारीख को क्या है? ट्यूसडे है। ये मतलब कहना चाह रहा है कि 7 तारीख को ट्यूसडे। यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले है तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? अगर 7 तारीख को ट्यूसडे है, अगर 7 तारीख को ट्यूसडे है तो 7 दूनी 14 तारीख को भी ट्यूसडे होगा। उसने पूछा है 19 तारीख को, तो 15, तो 21 तारीख को भी ट्यूसडे होगा। यहां से ऐसे कर लेते हैं, 21 तारीख को भी ट्यूसडे ही होगा। 14 है, इसके बाद आएगा 7 दिन बाद 21 तारीख को भी ट्यूसडे होगा। और अगर 21 तारीख को ट्यूसडे है तो 20 को और 19 को, तो यहाँ ट्यूसडे है। ट्यूसडे से पहले क्या आता है? मंडे, और मंडे से पहले क्या आता है? संडे। 19 तारीख को रविवार पड़ेगा, और रविवार कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 29 का जिन लोगों ने फर्स्ट आंसर सही किया है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 का जिनका पहला वाला आंसर आया है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में जल्दी जल्दी करते चलिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30, बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है तो उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आपको बताना है। अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, मतलब 1 अप्रैल को, प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि 1 अप्रैल को बुधवार है। समझो बात को, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है तो उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को, तो कह रहा है कि 1 मई को कौन सा वार होगा? 1 मई को कौन सा वार होगा? अप्रैल होता है 29 दिन का, अप्रैल के 29 दिन, मई अप्रैल और इसका 1 दिन मई का 29 और 1 30, 30/7, 7 चौको 28, 2 8 डे जाएंगे। दिन था बुधवार, तो बुधवार में 2 दिन जोड़ दो, तो बुधवार में 2 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा? थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का फ्राइडे आएगा। और जिन बच्चों ने फ्राइडे जवाब दिया है उनका सही होगा, और जिन बच्चों ने इसके सिवा जवाब दिया है उनका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर आएगा वो शुक्रवार आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो शुक्रवार होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। एक दिन में एक घड़ी की सुइयां, कैलेंडर क्लॉक का प्रश्न आ गया। एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? बता दीजिए जल्दी से। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं, कितनी बार 0 अंश का कोण बनाती हैं? तो मैंने बताया था कि 1 घंटे में एक बार, 1 टाइम, 12 घंटे में मैंने बताया था
12 घंटे में 11 टाइम, और 24 घंटे में मैंने बताया था 24 हावर में 22 टाइम। ठीक है, 0 डिग्री का कोण बनता है, घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती है। तो एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? तो उत्तर होगा 22 बार, और 22 बार कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का तीसरा। और चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 32, यदि एक शीशे में देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हुए हैं तो बताओ सही समय क्या था? मतलब आपको प्रतिबिंबित समय से वास्तविक समय का समय बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बता दो दोस्तों, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताओ सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या आएगा? यदि एक शीशे में देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हो रहा है, अगर घड़ी में 1:30 हो रहा है तो इसको 11:60 से घटा दो। 11:60 से घटाओगे तो यहां पर आएगा 30 ही आएगा, 11 में 1 जाएगा 10, तो 10:30 का समय आएगा। 10:30 वास्तविक समय रहा होगा। 10:30 वास्तविक समय रहा होगा। ठीक है, 10:30। तो 32 का जो आंसर आएगा चौथा आएगा। तो यहां पर क्लॉक का क्वेश्चन था और इसमें प्रश्न ने पूछा था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 33 में, एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। यदि इस समय में 4 अवधि के मतलब पीरियड होते हैं एवं प्रत्येक अवधि से मतलब प्रत्येक पीरियड से पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से में दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है, तो बताइए कि एक अवधि में कितने मिनट का होगा, एक पीरियड कितने मिनट का होगा, ये आपको बताना है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न बताइए जल्दी से। देखो दोस्तों, पहले आपको यह ध्यान देना है कि एक विद्यालय में कक्षा 1 बजे से प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। यदि इस समय में 4 पीरियड होते हैं, 4 पीरियड, देखो मान लो ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है और चौथी क्लास है। एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाने में 4 मिनट का वक्त लगता है, 4 मिनट का वक्त लगता है, 4 मिनट का वक्त लगता है। ठीक है भाई, जब आदमी इससे यहां पर जाएगा तभी 4 मिनट बर्बाद होंगे। अब जब आदमी पहली क्लास में आएगा सीधे तो टाइम से पहुंचेगा, वहां आपको एक पीरियड से दूसरे पीरियड में बात कर रहा है, तो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में टीचर जाएगा तो 4 मिनट लगेगा, इससे इसमें जाएगा 4 मिनट लगेगा, इससे इसमें जाएगा 4 मिनट लगेगा। ठीक है, और कह रहा है कि कक्षाएं चलती हैं 1 बजे प्रारंभ होती हैं, तो मान लो 1 बजे से 2 बजे के बीच की अगर बात करें, 1 से 2 के बीच की बात करें तो यहां 60 मिनट, 2 से 3 की बात करें तो यहां 60 मिनट, और 1 बजे प्रारंभ होती है और यहां पर बचा कितना? 52 मिनट। यहां कितना बचा? 52 मिनट और 52 मिनट और। ठीक है, तो 2 6 6 12 5 17 172, टोटल 172 मिनट है। और 172 मिनट में 4 4 8 4 12, तो 12 मिनट जो है, 12 मिनट तो आने जाने में बर्बाद हो जाता है। 12 मिनट जो है आने जाने में बर्बाद हो जाता है, तो 0 6, फाइनली उसके पास 160 मिनट है। अब 160 मिनट में 4 पीरियड लगाना है, तो 4 से भाग दोगे, 4 चौको 16, तो 40 मिनट का एक पीरियड लगेगा। कितने मिनट का? 40 मिनट का एक पीरियड लगेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड 33 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। 40 मिनट का एक पीरियड लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर आएगा दोस्तों वो 40 मिनट आएगा, सेकंड वाला। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 वेन डायग्राम का प्रश्न है। करा निम्नलिखित आरेख एक कंपनी के किसी विशेष विभाग में कर्मचारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या के लिए किए गए सर्वेक्षण का परिणाम है।
आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प का पहचान करें। कह रहा है कि देखो बताना है, ऑप्शन नंबर आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प की पहचान करें जो गलत है। मतलब आपको उस विकल्प की पहचान करनी है जो गलत है। ऑप्शन आपके ये हैं, ये पहला ऑप्शन है, एक सेकेंड, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। आपको इसमें से बताना है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में कौन सा विकल्प गलत है। कह रहा है कि उस विकल्प का पहचान करें जो गलत है। तो आप सबको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। जल्दी से बताओ भैया, कौन सा विकल्प गलत है, आप सबको बताना है। कह रहा है कि सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों कुल संख्या 54 है। कुल संख्या की बात कर रहा है, तो कुल संख्या को निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 12, 8, 20 और 10, 30, 12, 8, 20 और 10, 30 और 7, 3, 10, 40 और 40 और 10, 50 और 50 और 4, 54। तो सर्वेक्षण विभाग में भाग लेने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या 54 है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए गलत नहीं है, हमको गलत पहचानना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा कह रहा है कि 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं। तो हिंदी 30 कर्मचारी 12, 8, 20 और 7, 3, 10, 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं। बिल्कुल 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं, देख पा रहे हैं। फिर कह रहा है कि 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते। तो 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते। तो 5, 3, 8 और 9, 8, 17 और 17, 7, 24, 23 कह रहा 30 कर्मचारी हिंदी नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, ये भी बात सही है। 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो केवल 2 भाषाएं 23 कर्मचारी की बात करता है। केवल 2 भाषाएं बोलने वाली की संख्या 8, 7, 15, 15, 5, 22, 8, 7, 15, 5, 22। तो 22 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, ना कि 23 कर्मचारी। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्यों यही जो है गलत है। कह रहा है उस विकल्प का पहचान करें जो गलत है। तो यही गलत है और यही हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 किया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा। 34 का ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न से पहले दोस्तों यहाँ नितिन सर के द्वारा जो हैंड राइटन ई बुक्स हैं उनकी हम लोग पहचान कर लेते हैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से। ये रिटर्न जो ई बुक्स आपकी अवेलेबल है, ये इतिहास के नोट्स खुद के द्वारा हाथ से बनाई गई नोट्स हैं। इसमें से आपको प्राचीन इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास की और आधुनिक इतिहास की, इतिहास के तीनों पार्ट अवेलेबल हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी, सामान्य हिंदी, राष्ट्रव्यवस्था और इंडियन ज्योग्राफी की भी यहां पर अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। निम्न में से कौन सा बैगन भोजन सब्जी को सही ढंग से प्रदर्शित करता है, बोलिएगा। एक डायग्राम यहां पर हमको सही करना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम में कुछ खामियां हैं।
ये डायग्राम जाएगा तीसरा वाला। अब बताइए, बैगन, भोजन और सब्जी। बैगन, भोजन और सब्जी में क्या सही होगा? बैगन और भोजन का क्या रिलेशन है? अगर ध्यान से देखें, जितना भी बैगन है पूरा का पूरा खाने के काम आता है, ये हम कह सकते हैं। और बैगन और सब्जी की बात करें तो बैगन और सब्जी की बात करें तो सारा का सारा बैगन, बैगन और सब्जी की बात करें तो सारा का सारा बैगन क्या है? सब्जी के अंतर्गत आता है। सारा का सारा बैगन सब्जी के अंतर्गत आता है। ये बात तो सही है, जितना भी बैगन है वो सारा का सारा सब्जी है। कुछ बैगन ऐसा है जो खाने के काम आता है और कुछ सब्जी ऐसी है जो खाने के काम आती है। और कुछ सब्जी, क्या सब सारी सब्जियां खाई जाती हैं? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। क्या दुनिया में जितनी भी सब्जी हैं क्या सिर्फ सारी खाने काम आ जाती हैं? देखो, भोजन की बात कर रहा है, भोजन, तो मतलब कह सकते हैं कुछ बैगन ऐसे हैं जो भोजन के रूप में आता है और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो भोजन के रूप में आती हैं, है ना। सारी नहीं कह सकते, इसलिए इसका ये वाला जाएगा। और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर आएगा तीसरा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं? बताइए, कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं? शिक्षित लोगों को त्रिभुज करता है, नियोजित लोगों को वृत्त और पिछड़े लोगों को ये वर्ग। आपको बताना है कि कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग जल्दी से। कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं? तो शिक्षित लोग ये हैं, ध्यान से अगर समझ पाए, और नियोजित लोग ये हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो शिक्षित भी हैं और नियोजित भी हैं? पिछले लोगों की बात नहीं किया उसने, तो कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं? तो अगर ध्यान से हम सब देखें तो ये वाला एरिया ऐसे लोगों की संख्या को बता रहा है जो शिक्षित भी हैं और नियोजित भी हैं। ठीक है, तो 6 ये और 6 ये, तो 6 + 6 टोटल कितने लोग? 12 लोग। और 12 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में। और जिन बच्चों ने 12 आंसर भेजा है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने 12 आंसर भेजा है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं? तो 12 ऐसे शिक्षित लोग हैं जो नियोजित भी हैं। आइए अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया है, 26 ने कला तथा 2 ने कला और संगीत दोनों लिया है। कक्षा में कितने छात्रों ने न संगीत और न ही कला लिया है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताओ सभी लोग, क्या आएगा? प्रश्न बोल रहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 18, 2 खाने बना लो। पहले ये 2 खाने बना लिया। कह रहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 ने संगीत लिया है। मान लो ये संगीत की बात कर रहा है और ये कला की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है 50 छात्रों की कक्षा में 18 ने संगीत लिया है, 26 ने कला, 2 ने कला और संगीत दोनों लिया है। तो पहले 2 को भरो। दोनों कला और संगीत, 18 ने संगीत लिया था और 26 ने कला लिया था। ठीक है, 18 में से ऑलरेडी 2 लोग हैं तो यहां बचेगा 16, 26 में 2 लोग ऑलरेडी है तो यहां बचेगा 24। ठीक है,
अब 24, 16 और 2, ठीक, इन सबको जोड़ लो तो कितना होगा, 6 4 10 और 2 12, 2 1 3 और 1 4 42। अब यहाँ 42 लोग हैं जो कुछ ना कुछ लिए हैं, तो कह रहा कक्षा में कितने छात्रों ने संगीत और नौकाला लिया है, तो 50 में 42 घटा दो तो बचेगा 8, तो 8 छात्र ऐसे हैं जो कुछ नहीं लिया। देखो आंसर भी लगा हुआ है, इसका तो आंसर भी लगा हुआ था, दूसरे का आठवां जाएगा। तो 8 छात्र ऐसे हैं जो ना संगीत लिए हैं और ना ही कला को लिए हैं 50 में से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एक निश्चित कोड भाषा में प्लस गुणा का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलो ठीक है, इसको सॉल्व करो और बताओ कि इसमें से क्या आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से क्या जाएगा, आप सबको बताना है। तो ध्यान से अगर देखिए तो यहां पर कह रहा है गुणा माइनस का प्रतिनिधित्व करता है, तो 18 - 9, ठीक है। डिवाइड प्लस का प्रतिनिधित्व करता है, +3, प्लस गुणा का प्रतिनिधित्व करता है, गुणे 8, माइनस डिवाइड का प्रतिनिधित्व करता है तो डिवाइड 4, बस कर लो। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, +9 -18, ठीक है। 18 में 9 गया 9 और +6, 9 6 कितना आएगा 15, और 15 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अगर आपने 15 जवाब दिया है तो आपका आंसर सही है, अगर 15 के सिवा कुछ और दिया है तो गलत है, ठीक है। तो 38 का 15 आएगा, 38 का 15, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 39 में। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। बताइए इसका क्या सही उत्तर होगा। 57272569090684 तो इसमें कुछ खास नहीं किया गया। पहले इसको उठाया 725906438 ऑप्शन नंबर सी, 906438 ऑप्शन नंबर 3। तो 39 का जो आंसर आएगा वो तीसरा आएगा, 438। नेक्स्ट 40, निम्न शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करो जल्दी से, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। निम्न शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करके दिखाओ जल्दी से सभी लोग, इसका आंसर क्या आएगा। देखो भैया, सबसे पहले दिल्ली आएगी, तीसरा दिल्ली कहां है, भारत में, चौथा भारत कहां है, सबसे पहले तो लाल किला आएगा। देखो सबसे पहले लाल किला कहां है, दिल्ली में, दिल्ली कहां है, भारत में, भारत कहां है, विश्व में, और विश्व कहां है, ब्रह्मांड में। 1 3 4 2 5, 1 3 4 2 5 ऑप्शन नंबर सेकंड में। लाल किला दिल्ली में, दिल्ली भारत में, भारत विश्व में, और विश्व ब्रह्मांड में। तो 1 3 4 2 5, 1 3 4 2 5 ऑप्शन नंबर पहला जाएगा, 1 3 4 2 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने करा, 8 मित्र ABCDEFG और H एक गोलमेज के चारों ओर इसी क्रम में समान दूरी पर बैठे हैं। उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में। यदि G जो कि उत्तर में बैठा है C से अपनी सीट बदल लेता है और B अपनी सीट F से बदल लेता है, तो अब F के दाईं ओर कौन बैठा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से, क्या पूछ रहा, कह रहा कि 8 मित्र ABCDEFG और H एक गोलमेज के चारों ओर इसी क्रम में समान दूरी पर बैठे हैं। उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में है, ठीक है। यदि G जो कि उत्तर में बैठा है, ये उत्तर दिशा है, G यहां बैठेगा, तो ABCDEFG नहीं, A को यहां बैठा लेंगे दक्षिणावर्त दिशा में, ABCDEFG
बी सी डी ई एफ जी एच, ये सिचुएशन थी बैठने की। ठीक है, कह रहा है कि यदि जी जो कि उत्तर में बैठा है सी से अपनी सीट बदल लेता है, जी जो है क्या करता है, सी से अपनी सीट बदल लेता है, तो यहां पर सी आएगा और सी की जगह में जी जाएगा, बदल दिया। और बी अपनी सीट एफ से बदल लेता है, और बी अपनी सीट एफ से बदल लेता है, और बी अपनी सीट एफ से बदल लेता है। ठीक है, एफ की जगह बी और बी की जगह एफ आएगा। तो अब एफ के दाईं ओर कौन बैठा है, अब एफ यहां नहीं रहा, यहां, तो एफ के दाईं ओर, तो एफ का दाईं ओर कौन होगा, ए। एफ के दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। तो 41 का आंसर आएगा, पहला वाला प्रश्न पूछ रहा था एफ के राइट में, तो एफ के राइट में कौन बैठा है भैया, ए बैठा है। एफ के राइट में कौन बैठा है, ए बैठा है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन की श्रृंखला हो गई है समाप्त, क्वेश्चन की श्रृंखला हो गई है समाप्त। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को लास्ट तक जुड़ने के लिए। जितने बच्चे लास्ट तक जुड़े रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपके धैर्य को मैं सलाम करता हूं। जितने बच्चे हैं शुरू से लास्ट तक बराबर जवाब दे रहे थे, मैं देख रहा था, और इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो हर संडे का जो हमारा टारगेट होता है कि 2 घंटे की लाइव क्लास और मिक्स प्रैक्टिस सेट, और ये जो मेरा प्रयास था ये वीडियो यूपीएसआई और पुलिस का प्रयास था, और उसी लेवल के प्रश्न में आप सबके सामने नए नए प्रकार के प्रश्न खोज कर लाया था कि जितना अच्छा हो सकेगा उतनी तरीके से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकेगी। तो चलिए थैंक यू आप सभी को एक बार, जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। थैंक यू।